हाँ हेलो। हाँ बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान के स्टूडेंट आज क्लास ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को धन्यवाद देंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन एक्सक्रीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर एक्सक्रीशन या उत्सर्जन है क्या, यह कैसी क्रिया है हमारे लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए, यह किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हर जीव के अंदर जीवन को चलाने के लिए निरंतर कुछ जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनका चलना नितांत आवश्यक है। अगर ये जैविक क्रियाएं संपन्न न हो सही ढंग से, तो फिर हमारा जीवन संभव नहीं है। उसी जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग उत्सर्जन जैविक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर उत्सर्जन है क्या, किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ये अंग मिलकर किस प्रकार से उत्सर्जित तंत्र का निर्माण करते हैं। ये आप जान लो कि विशेष तौर पर मानव की मैं बात कर रहा हूँ। मानव का शरीर जो है अंग तंत्रों से बना होता है। इसमें हर जैविक क्रिया को करने के लिए अलग अलग विशिष्ट तंत्र होते हैं। जैसे कि ये उत्सर्जन क्रिया है, इसको करने के लिए या इसको संपन्न करने के लिए कह लीजिए कि उत्सर्जित तंत्र की भूमिका होती है। और उत्सर्जित तंत्र पर एक नज़र आप डालेंगे तो इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, जो सम्मिलित रूप से एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन। जीवों के अंदर अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचय से आप पूर्व परिचित होंगे। कोई भी जीव, सबके अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं। ये मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। एक को उपचय कहते हैं, दूसरे को अपचय। उपचय ऐसी क्रिया है जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे आप समझ सकते हो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो है CO2 H2O लेकर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, यानी निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। और दूसरा है अपचय। अपचय में जटिल भोज्य पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल अणु बनते हैं। ये दो तरह की उपापचय क्रियाओं के दौरान कुछ विषैले हानिकारक पदार्थ भी शरीर में निर्मित होते हैं, जिनको निकालना शरीर से अत्यंत आवश्यक होता है। अगर यह विषैले पदार्थ शरीर में जमा होते रहेंगे तो जीव की मृत्यु हो सकती है। अतः जीव शरीर से विषैले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है।
तो इस उत्सर्जन जो जैविक क्रिया है, इसमें जो अंग भाग लेते हैं बेटा, उसको हम उत्सर्जी अंग की संज्ञा देते हैं। यानी उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे वृक्क, फेफड़े जिसको लंग कहते हो, यह श्वसन अंग है मुख्य रूप से, लेकिन उत्सर्जन की क्रिया में भाग ये भी लेते हैं, इसलिए इसको हम सहायक उत्सर्जी अंग के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद त्वचा को भी ले सकते हो। त्वचा भी उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। यह बदबूदार लवण वगैरह को त्वचा में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसके बाद यकृत, जिसको लीवर कहते हो, यकृत भी रक्त से अमोनिया और CO2 को लेकर यूरिया का निर्माण करता है, जिसको हम मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यानी यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य आपका ये वृक्क करता है, लेकिन उस यूरिया को बनाने का कार्य ये यकृत करता है, इसलिए भी उत्सर्जी अंग हुआ। तो ये तो हम आपको उत्सर्जन और उत्सर्जी अंग से परिचित कराएं कि उपापचय क्रिया के दौरान जो शरीर में विषैले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, ये विषैले होते ही हैं, हानिकारक भी हो गए। अगर इनको बाहर न निकाला जाए तो शरीर की मृत्यु हो सकती है, तो उसके निकालने का प्रक्रम जो उत्सर्जन हो गया। अब ये उत्सर्जन कै प्रकार का होता है? उत्सर्जन के प्रकार पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो उत्सर्जन को हम देखें तो पहला अमोनोटेलिज्म, दूसरा यूरियोटेलिज्म, तीसरा यूरिकोटेलिज्म, चौथा ग्वानोटेलिज्म। अब बात आती है कि ये उत्सर्जन का जो प्रकार है किस आधार पे है। तो ध्यान रहे कि अमोनोटेलिज्म यह वह विधि है, उत्सर्जन की वह विधि है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अमोनिया के रूप में विषैले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को अगर शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रम को या इस विधि को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। यह जल में घुलनशील होती है, अत्यंत घुलनशील होती है। यह बहुत ज़्यादा विषैली भी होती है। इसको निकालने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो आखिर अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन विशेष तौर पे जलीय जीव करते हैं, जो जल में ही रहते हैं, जल की उनकी पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है, तो वो अमोनिया का उत्सर्जन डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको लंबे समय तक शरीर में रोका नहीं जा सकता।
तो अमोनोटेलिज्म में जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक, यहां मैं लिख देता हूं अमोनोटेलिक। इसी तरह यूरियोटेलिज्म है। यूरियोटेलिज्म वह विधि है जिसमें जीव या प्राणी यूरिया के रूप में, किसके रूप में, यूरिया के रूप में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो प्राणी आते हैं उन प्राणी को यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक। इसी तरह देखिए भाई, अमोनिया के बाद थोड़ा कम विषैला यूरिया हो जाता है। इसको इसकी अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है निकालने के लिए, थोड़ा रोका जा सकता है इसको। इसके बाद बहुत कम जल की मात्रा अगर हो जाती है तो इस यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिक एसिड। तो कुछ प्राणी जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रम को यूरिकोटेलिज्म और प्राणियों को यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक। इसी तरह कुछ मकड़ियां अगर होती हैं जो ग्वानोलिक एसिड के रूप में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती हैं, ग्वानोलिक एसिड के रूप में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती हैं। तो इस प्रक्रम को ग्वानोटेलिज्म तथा उस प्राणी को, जैसे मकड़ी की बात कहा हूं, वह ग्वानोटेलिक कही जाएगी, ग्वानोटेलिक। तो ये भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ये तो आपका विधि हो गया, विधि कह सकते हैं या प्रक्रम कह सकते हैं। और यह जो है प्राणी होगा जो इसमें भाग लेगा। तो 4 ये है विधि, तो 4 प्राणी हो गए। अब भाई हम लोग चर्चा करेंगे मानव का उत्सर्जित तंत्र। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? वृक्क। तो मानव में 2 वृक्क होते हैं बेटा। यह मानव का उत्सर्जी तंत्र है। अभी आपको पहले बताया हूं कि यह उत्सर्जी अंगों से बना होगा। तो अंग कौन कौन से? मानव का उत्सर्जी जो तंत्र है किन किन अंगों से मिलकर बना है, तो थोड़ा ध्यान दें। तो मानव का जो उत्सर्जी तंत्र होता है उसके अंतर्गत एक जोड़ा, देखिएगा, एक यह है और दूसरा यह है, यानी एक जोड़ा सेम के बीज के आकार के वृक्क होते हैं। और दूसरा आप देख रहे हो कि इससे ये मूत्र वाहिनी निकल रही है, दोनों से एक निकल रही है। तो एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होगी। और ये मूत्रवाहिनियां देख रहे हैं एक थैली जैसी संरचना में खुल रही हैं जिसको मूत्राशय कहते हो या यूरिनरी ब्लैडर। तो एक मूत्राशय होगा। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र इकट्ठा हो सकता है। और समय समय पर यह एक नली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है जिसको यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है, सेम के बीज के आकार के एक जोड़े वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। ये हमारे वृक्क गहरे लाल रंग के होते हैं, याद रखिएगा। दोनों वृक्क की बात कर रहा हूं, कलर सबका एक जैसा ही होगा, गहरे लाल रंग के। साइज इनकी क्या होगी? तो बेटा लंबाई इनकी होती है प्रत्येक वृक्क की 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई इनकी होती है
5 से लेके 7 सेंटीमीटर और मोटाई इनकी होती है 3 से लेके 4 सेंटीमीटर। यानी ब्रिक की साइज ये हो गई आपकी, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अब बात आती है कि ये ब्रिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ब्रिक हमारे उदर गुहा में, एब्डोमेन में, पृष्ठ सतह की ओर, कशेरुक दंड के अगल बगल इधर उधर पाए जाते हैं। इसमें चित्र में देखें, जो दाहिना वृक्क होता है थोड़ा सा नीचे होता है, छोटा भी होता है, और बायां वृक्क जो होता है थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और बड़ा भी होता है। आप देख रहे हो कि प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक टोपी जैसी ये ग्रंथि होती है, इस पर भी है और इस पर भी है। इस टोपी जैसी ग्रंथि को हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में इसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वृक्क के चारों ओर एक खोल होती है, चारों ओर एक खोल होती है जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। याद रहे, वृक्क का बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं कि यह उठा हुआ होता है, बाहरी हिस्सा उठा हुआ होता है, उत्तल होता है, कॉन्वेक्स, और अंदर वाला हिस्सा जो है थोड़ा दबा होता है, दबकर एक छिछले गड्ढे के रूप में होता है। तो इसका ये दबा हुआ भाग या ये छिछला भाग जो अवतल भाग है, या ये कह सकते हैं कि इसकी अवतलता को हम वृक्क नाभि कहते हैं। वृक्क नाभि को हम हाइलम कहते हैं। वृक्क नाभि, ये धंसा हुआ भाग, छिछला गड्ढा जैसा, इसी भाग से प्रत्येक वृक्क में रीनल आर्टरी, वृक्क धमनियां, इसमें भी और इसमें भी वृक्क धमनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, तथा वृक्क शिराएं जिसको रीनल वेन कहते हैं, यह है देखिए तीर लगाया हूं, रीनल वेन या वृक्क शिराएं और यूरेटर, ये बाहर निकलती हैं। प्रत्येक वृक्क से एक एक नली निकलती है। यह नली 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको यूरेटर कहते हो, 25 से लेके 30 सेंटीमीटर। यह यूरेटर या मूत्र नली जो होती है, यह आगे चलकर एक थैली जैसी रचना में खुलती है। इस थैली जैसी रचना को मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और अंत में मूत्राशय एक लंबी नली जिसको यूरेथ्रा कहते हैं या मूत्रमार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, इस नली के माध्यम से शरीर से बाहर खुलती है। अब हम थोड़ा सा इस पर, ये तो बाहरी संरचना हो गई, इसकी आंतरिक संरचना पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए आंतरिक संरचना को, तो आंतरिक संरचना में हम यही पोर्शन इतना लेंगे। तो आप लिखोगे कि प्रत्येक वृक्क चारों ओर से एक खोल से घिरा होता है, जिसे रीनल कैप्सूल या वृक्क खोल कहते हैं। वृक्क का आंतरिक जो भाग होता है मुख्य रूप से 2 भागों में बंटा होता है। पहला रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा रीनल मेडुला। इसको आप वलकुट कह सकते हो। बाहरी भाग ये वलकुट होता है, जिसको कॉर्टेक्स कह लोगे,
और मध्य भाग इसका जो कहलाता है वह मेडुला या मध्यांश बोला जाता है। ध्यान देंगे, जो इसका मध्य भाग ये मेडुला होता है, यह लगभग 10-12 त्रिभुजाकार कह सकते हैं या इसको शंक्वाकार कह सकते हैं। शंक्वाकार पिंडों में बटा होता है, ये शंक्वाकार पिंड है। यानी मेडुला जो होता है लगभग 10 से 12 शंक्वाकार पिंडों में बटा होता है। इन पिंडों को हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड। याद रखना, इसकी संख्या हम बताए हैं 10 से लेके 12 तक हो सकती है। मेडुलरी पिरामिड का जो चौड़ा भाग होता है वह कॉर्टेक्स की ओर होता है और इसका जो सकरा भाग होता है यह मेडुला की तरफ अंदर की तरफ होता है। और ये जो देख रहे हो ये रेखांकित मैं कर रहा हूँ, ये वृक्क नलिकाएं हैं। ये सारी वृक्क नलिकाएं या वृक्क नलिकाओं का संग्रह पार्ट जो होता है लास्ट वाला, वो सब इकट्ठा होकर एक कामन नली बनाता है। ये कामन नली हल्का सा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेलेनाई। डक्ट ऑफ बेली नाई, याद रखेगा, बेली नाई की नलिकाएं बोलते हैं। और इस मध्यांश का या मेडुला का जो केंद्रीय भाग होता है बेटा, ये केंद्रीय भाग को रीनल कोटर कहते हैं। कोटर, रीनल कोटर, केंद्रीय भाग को। और ये सब मिलकर एक कीपनुमा ये चौड़े भाग में खुलते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो यूरेटर है, यूरेटर का प्रारंभिक ये कीपनुमा जो दो भाग है, इसको हम वृक्क द्रोणी कहते हैं। और फिर यहाँ से मूत्र जो है इस यूरेटर से होते हुए मूत्राशय में आता है। तो ये तो आपका रहा मानव का उत्सर्जी अंग। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने मानव की एक प्रमुख जैविक क्रिया उत्सर्जन और उसमें भाग लेने वाले उत्सर्जी अंगों के बारे में जाना। साथ ही साथ मानव में जो प्रमुख उत्सर्जी तंत्र है वो किसका बना होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किया कि मानव का जो उत्सर्जी तंत्र होता है उसमें प्रमुख जो अंग होता है जिसकी उत्सर्जन में भूमिका होती है वो 2 किडनी होती हैं या वृक्क कहते हो। यही जो है उत्सर्जी पदार्थ को यूरिया के रूप में मूत्र के माध्यम से ब्लड से छानकर बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल बच्चों इतना ही। शेष हम लोग अगले दिन या अगले समय चर्चा करेंगे।